हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीता वर्मा स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। और आज हम पढ़ेंगे 2004 का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, जो कि प्रशिक्षित स्नातक परीक्षा का है। 2004 का, 2016 और 2013 का भी करंट ही हमने पूरा जो है डिस्कशन के साथ पूरा दो दो पार्ट में करके डिटेल से उसको पढ़ लिया है। अब आगे हम 2004 से कंटिन्यू करेंगे। 2004 फिर आगे आगे जैसे हुए हैं 2004 से लेकर के 2021 तक का जितने भी हुए हैं उनको हम पूरा फुल डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम जो है अपना आज का जो है पेपर, ठीक है, और ये मेरे जो है खुद अपनी जो है बुक से मतलब पीडीएफ बनाया है, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न है, शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शरीर की जो आंतरिक क्रिया है उसको नियंत्रित करने वाले पदार्थ कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है वसा, बी है विटामिन, सी है फास्फोरस, डी है प्रोटीन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ हमारा करेक्ट आंसर विटामिन। ठीक है, विटामिन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में है ना, मिलीग्राम में लगभग जो है या माइक्रोग्राम में इनकी आवश्यकता होती है। ये जो है जंतु शरीर के सामान्य मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं, यद्यपि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है एक ही क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि ये क्या विटामिन जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन अन्य जो है ईंधन पदार्थों के संश्लेषण यानी कि जो भी हमें ईंधन या कह सकते हैं एक तरह से कि कैलोरी, उष्मा या ऊर्जा जो देते हैं उनके संश्लेषण एवं सही उपयोग का नियंत्रण करते हैं। अतः इनकी कमी से मेटाबॉलिज्म त्रुटिपूर्ण होकर शरीर को रोगीला बना देता है। इन्हें वृद्धि तत्व भी कहते हैं। देखिए यहाँ इतने जो है जो ये हमारा कह सकते हैं एक तरह से जो हमारा ये डिफिनेशन हुआ, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। जैसे कि देखिए ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को हमारे मेंटेन रखते हैं, है ना, और जो है शरीर को निरोगी बनाते हैं और इनको वृद्धि तत्व भी कहते हैं। ये एक हमारा मेन पॉइंट हो गया, ठीक है। और एक ये क्या है कि यहाँ पर ऊर्जा नहीं देते। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ऐसा पदार्थ जो हमें ऊर्जा नहीं देता, तो विटामिन हमें ऊर्जा नहीं देते, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि यह मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में आवश्यक होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इस तरह से हम समझते हुए चलेंगे, है ना। और जो ये वसा है इससे हमको कितनी कैलोरी मिलती है, तो इससे हमको 9 कैलोरी मिलती है ऊर्जा। और प्रोटीन से, तो प्रोटीन से 4.2 कैलोरी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। और ये फास्फोरस भी हमारा जो है मिनरल्स में आता है, बहुत ही कम इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन जो है आवश्यक मिनरल तत्व के अंतर्गत ये आता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हेरिंग, मैकरल, सालमन तथा सार्डिन मछलियों में पाए जाते हैं। देखिए ऐसे भी पता चल गया कि हेरिंग, मैकरल, सालमन और सार्डिन ये क्या है, मछलियों की एक प्रजाति है, ठीक है। और ऑप्शन हमारे क्या हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूछा क्या जा रहा है कि मछलियों में पाया जाता है, कि इन जो ये मछलियाँ हैं जिनकी प्रजाति है हेरिंग, मैकरल, सालमन तथा सार्डिन, तो इनमें क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, विटामिन ई, ठीक है। हेरिंग, मैकरल, सालमन तथा सार्डिन मछलियों में हमको विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। विटामिन ई क्या करता है, कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक यानी कि जो प्रजनन में, ठीक है, और एपिमिलियम की वृद्धि तथा पेशियों की क्रियाशीलता में सहायक होता है। इसकी कमी से स्त्री पुरुष दोनों में बंधता उत्पन्न होती है, अतः इसे बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। ये तेल, गेहूं, सोयाबीन आदि में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ देख लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप यहाँ पहले ही जो है स्टार मार्क कर लीजिए या इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है ना, कौन से खाद्य वर्ग की या कितने खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा 4 खाद्य वर्ग, बी है 5 खाद्य वर्ग, फिर है 7 खाद्य वर्ग या फिर है 11 खाद्य वर्ग। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है, 11 खाद्य वर्ग। डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने क्या किया है, ये क्या थे, एक कृषि वैज्ञानिक माने जाते हैं, इन्होंने 11 खाद्य वर्ग बताए हैं, ठीक है। और यहाँ हम जो है ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से हमारे खाद्य वर्ग हैं। पहले में आता है अनाज एवं ज्वार बाजरा, ठीक है, पहले में अनाज आ जाएंगे, फलियां, ज्वार बाजरा, ये सारी चीजें आ जाएंगी।
फिर दूसरे में आएगा हमारा गिरियाँ, यानी कि अनेक प्रकार की गिरी, तिलहन वगैरह ये चीजें आएंगी। तीसरे नंबर पे आएंगी दालें और फलियां। चौथे नंबर पे हमारी क्या आएंगे, फल। पांचवे पे सब्जियां, मतलब जितने भी प्रकार की सब्जियां हैं, लाल, पीली और हरी सब्जियां, वो सारी आएंगी। चौथे में आएगा दूध और दूध से निर्मित सामग्री, ठीक है। सॉरी, चौथे में आएगा हमारा, यहाँ पे तीसरे में दाल है, फिर चौथे में फल है, पांचवे में सब्जियां हैं और छठे में दूध और दूध से बनी जितनी भी सामग्री है। फिर सातवें नंबर पे आएगा अंडा। फिर आठवें पे आएगा मांस एवं मछली और अन्य जितनी भी प्राणी चीजें हैं उनसे। फिर 9 नंबर पे आएगा हमारा वसा, तेल या जितनी भी जो हम वसा करते हैं। फिर 9 नंबर पे है मिर्च और मसाले। 10 नंबर पे आएगा शक्कर एवं गुड़ वगैरह आता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो ये हमारे 11 खाद्य वर्ग हो गए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4 नंबर का, कि त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है। तो क्या लक्षण प्रदर्शित करता है ये देखते हैं। ए है कुपोषण का, बी है अल्प पोषण का, सी है गरिष्ठ भोजन का, और है कोई नहीं। तो देखिए झुर्रियोंदार जो त्वचा होती है और पीला उसका रंग होता है, तो क्या प्रदर्शित करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुपोषण, ठीक है। ये क्या करता है, तो त्वचा झुर्रियों युक्त एवं उसका रंग पीला होना कुपोषण का लक्षण प्रदर्शित करता है। शरीर में आवश्यक तत्वों की कमी या उसकी अधिकता कुपोषण कहलाती है। अल्प पोषण में शरीर के अंदर कैलोरी न्यूनता जो है रोग हो जाता है। भोजन में प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से मेरास्मस रोग देखने को मिलता है। इससे शरीर दुबला हो जाता है, आंखें कांतिहीन हो जाती हैं, और क्या होता है, तो त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। और देख लीजिए यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, कि मेरास्मस रोग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा आंसर क्या हो गया, कुपोषण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ मांस, मछली, अंडे, दाल, चना, सोयाबीन, सूखी सेब, मटर, मूंगफली, तिलहन, अनाज, मेवे आदि होते हैं। इतनी सारी जो खाद्य पदार्थ हैं, तो ये क्या होते हैं, देख लेते हैं कि इनको किस श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ, बी है ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ, सी है सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ, फोर है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। और किस तरह से होगा ये देख लेते हैं। दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, और ये इतनी सारी चीजें हैं ना, मांस, मछली, अंडा, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी से मटर, मूंगफली, तिलहन, मेवे शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ होते हैं। प्रोटीन सजीव शरीर का लगभग कितना, तो 14 से 17% तथा मृत और सूखे जो है शरीर का जो है 75% तक का भाग बनाती है। प्रोटीन में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर पाया जाता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 3 तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए आईसीएमआर द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है। हमारे ऑप्शन एक है क्रमशः 1200 से 1500 कैलोरी, फिर है क्रमशः 200 से 500 कैलोरी, फिर है क्रमशः 2000 से 2200 कैलोरी, फिर है 3000 से 3200 कैलोरी। तो देखिए ये जो है, देखिए भाई हमारा जो है 2020 में हमारा आरडीए चेंज हुआ है, तो ये उसके पहले का जब क्वेश्चन है 2004 का, तो तभी का यहाँ पर आरडीए या तभी का आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्रमशः 1200 और 1500 कैलोरी, है ना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अर्थात आईसीएमआर द्वारा 1 से 3 व 4 से 6 वर्ष के बच्चों को 1200 से 1500 कैलोरी की मात्रा निर्धारित की गई है। अधिक क्रियाशीलता और शरीर की वृद्धि के कारण बाल्यावस्था में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल द्वारा पकाने की विधि को कितने भागों में बांटा गया है। जल द्वारा जब हम भोजन पकाते हैं तो कितनी विधि में बांटा गया है। ऑप्शन ए है उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर पकाना, फिर है उबालना और धीरे धीरे उबालना, ये है उबालना और धीमी आग पर पकाना, फिर है कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल द्वारा पकाने में क्या होता है, उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आग पर पकाना। उबालना भोजन पकाने की सबसे सरल विधि है। 212 फ़ारेनहाइट पर जल उबलने लगता है, या ऐसे कह सकते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। फ़ारेनहाइट में 212 आ जाएगा। जल उबलता है जिस पर पानी में चावल, सब्जी, गोश्त उबाला जाता है, उसे पानी में फेंकना नहीं चाहिए। इसका भी उपयोग दाल या सूप बनाने में करते हैं। और एक चीज है,
धीरे धीरे उबालना और धीमी आंच पर पकाना, खदकाना कहते हैं, सिमरिंग, है ना, ये भी जो है एक पानी द्वारा पकाने की ही प्रक्रिया है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को रखा जाता है, जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं इस विधि को? ए है वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, है ना। नीचे के बर्तनों में, ठीक है, ये जो क्या है, तो नीचे के बर्तनों में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी या कोई कपड़ा बांधकर हम खाद्य पदार्थ को जब पकाते हैं तो किस में आ जाता है? प्रत्यक्ष विधि में आता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, भोजन वाष्प जो है, वाष्प के जो है बिल्कुल डायरेक्ट उसी के उसमें होता है, उसके संपर्क में सीधा रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा? तो प्रत्यक्ष विधि कहलाती है, ठीक है। इससे क्या क्या पकाया जाता है? तो सब्जी, गोश्त, इडली आदि पकाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। ए है खनिज लवण, बी है वसा, सी है प्रोटीन, फिर डी है विटामिन। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रोटीन, ठीक है। तो देखिए, प्रोटीन हमें दो क्षेत्रों से प्राप्त होता है, प्राणिज जगत से और वनस्पत से। प्राणिज जगत में भोज्य पदार्थ में सभी प्रकार के मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, दूध से निर्मित अनेक पदार्थ, दही, मक्खन, पनीर, खोया आदि होता है। वनस्पत में क्या प्राप्त होता है? गेहूं के अंकुर, दाल, चना, मसूर, मटर, सूखी सेम, सोयाबीन, आलू, गाजर, सलजम, ये सारे क्या है? हमारे प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आइए देख लेते हैं। भोज्य पदार्थों में मिलावट से होते हैं। ए है सुपोषण, बी है कुपोषण, सी है स्वास्थ्य जीवन, फिर है इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, कुपोषण। भोज्य पदार्थों में मिलावट से कुपोषण होता है। बाजार में आने वाले सरसों के तेल में कभी कभी अर्जिमोन तथा धान की भूसी से बने तेल को मिलाया जाता है, जिससे प्रतिरोधक प्रभाव पड़ता है और बच्चे के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और अगर गर्भावस्था में ऐसी चीज आती है कंडीशन, तो जो है और भी ज्यादा मतलब बुरा प्रभाव पड़ता है। कई प्रकार के ऐसे भोज्य पदार्थ होते हैं जो कुपोषण पैदा कर देते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूनने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? ए है जल द्वारा पकाने में, फिर है वाष्प द्वारा पकाने में, फिर है चिकनाई द्वारा पकाने में, फिर है वायु द्वारा पकाने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर, वायु द्वारा पकाने में, ठीक है। भूजने तथा सेकने की प्रयोग किसमें करते हैं? तो हम जो है वायु द्वारा पकाने में करते हैं, ठीक है। इसमें भी देखिए बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। भूजने सेकने का प्रयोग वायु द्वारा पकाने की निम्नलिखित विधियां हैं: भूनना, सेकना, भट्ठी, तंदूर में, इस तरह से बहुत सी चीजें हम वायु द्वारा पकाते हैं या वायु के संपर्क में पकाते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्या होती है? यानी कि जब हम 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे करते हैं तो क्या होता है? तो ए है बढ़ जाती है, बी है रुक जाती है, फिर है ना सी है अपवर्तित रहती है, डी है कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर, रुक जाती है। रेफ्रिजरेटर में शुक्राणु की वृद्धि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे रुक जाती है। आर्द्रता एवं उष्णता दोनों ही भोज्य को सड़ाने का कार्य करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं। ए है 0 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी है 0 से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर 3 है 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर 4 है 20 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर हमारा देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अंडा तथा दूध क्या होता है? 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर सुरक्षित रहता है। चिल स्टोरेज का तापमान कितना होता है? तो 32 से 45 होता है। और विभिन्न भोज्य पदार्थों में क्या होता है? जैसे कि अंडा हो गया, दूध कुछ समय के लिए सुरक्षित रखते हैं तो 35 से 40 डिग्री पर रखा जाता है। चीज और पनीर 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। ये सारी जो है कुछ अलग अलग आपकी है, वो देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर का। 14 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है? बोतल द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या नहीं है। ठीक है, जब हम बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं देखते हैं, फलों की बोतलों का पर्याप्त रूप में गर्म करना, फिर है इनमें से निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, फिर है उसमें धीरे धीरे पकाना, 4 है उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है कि उसमें सांद्र गंधक को मिलाया जाए। बोतलों द्वारा फलों के सफल संरक्षण के लिए आवश्यक है कि फलों के जार को पर्याप्त रूप से गर्म किया जाए तथा जार में निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद किया जाए। यह कार्य जार को ठंडा होने के पूर्व ही संपन्न कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आवश्यक नहीं है कि उसमें गंधक और अम्ल मिलाया जाए। इन सारी चीजों से भी हम धीरे धीरे अपना फलों का संरक्षण के लिए तैयार कर देते हैं बोतल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भंडार गृह में नमी होने पर रखने पर क्या करना चाहिए? ऑप्शन है, ये डिब्बों में तेल को डुबाकर उसमें मतलब यूं ही रख देना चाहिए, फिर डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, फिर डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए, और है तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, तेल युक्त वस्त्र उसके चारों ओर रगड़ देना चाहिए। जिससे क्या होता है, तो वायु से जो डिब्बे में प्रवेश नहीं कर पाती है, ठीक है, हवा। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? स्ट्रॉबेरी या चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। ए है नमक, बी है नींबू का रस, सी है गंधक आम्ल, फिर है आलू। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, नींबू का रस, है ना। स्ट्रॉबेरी या जो है चेरी जैम को जमाने के लिए हम क्या करते हैं? नींबू का उसमें रस मिला देते हैं। ठीक है, स्ट्रॉबेरी चेरी के लिए रस में इसमें साइट्रिक एसिड का मिश्रण किया जाता है जिसमें जैम आसानी से जम सके। सर्वोत्तम जैम तब जमता है जब उसमें 2/3 शक्कर हो, क्योंकि फलों में शक्कर की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक, जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? ए है अंचलाधिकारी, बी है सहायक नर्स या मिडवाइफ, एनएम कहते हैं जिसको, फिर है पशु चिकित्सा अधिकारी, है ना, पदाधिकारी, फिर 4 है कृषि पदाधिकारी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, सहायक नर्स, मिडवाइफ या एनएम। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत या बीमारी कह सकते हैं। ए है मीजल्स, बी है जर्मन मीजल्स, फिर है चिकन पॉक्स तथा चेचक, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन 4, ये वायरस द्वारा फैलने वाले सारे रोग हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं। तो क्या होते हैं? बेसिल के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दे को प्रभावित करना, फिर है टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव डाल पड़ने के से क्या होता है? लकवा होना, फिर है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया आई नामक जीवाणु से होता है। यह खाने की वस्तुओं द्वारा बच्चों में विशेषकर 3 से 5 वर्ष में अधिक होता है। ठीक है, परंतु यह रोग वयस्कों को भी हो जाता है। इस रोग में गले में एक सफेद झिल्ली बनकर श्वास नलिका को रुद्ध कर देती, तेज बुखार, हृदय और मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होते हैं इससे। तो इसलिए ये सारी चीजें डिप्थीरिया के परिणाम में आ जाएगा। उपरोक्त तो सभी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुष्ठ रोग के लक्षण है। एक है संवेदन, ये 2/3 ये चीनी, ये फलों का जो है जो क्वेश्चन था इधर जैम वाला उसका है लिखा हुआ। संवेदन की अनुभूति को समाप्त करना, फिर नाड़ियां बढ़ जाना और कोमल हो जाना, त्वचा पर बड़ी ग्रंथियों तथा फोड़े होना, उपरोक्त सभी। तो कुष्ठ रोग के लक्षण क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, कुष्ठ रोग एक संचरणशील रोग है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से फैलता है। इसमें संवेदन की अनुकृति समाप्त हो जाती है, नाड़ी बढ़ जाती है, तो जो है त्वचा पर बड़ी ग्रंथियां तथा फोड़े हो जाते हैं। इस रोग का इलाज संभव है। भारत कुष्ठ रोग का जो है
पहला टीका बनाया है भारत ने। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए और एक चीज है यहाँ बहुत बड़ा ही बढ़िया जो है यहाँ पे समझने वाला है कि कुष्ठ रोग का पहला टीका किसने तैयार किया, तो भारत ने कुष्ठ रोग का पहला टीका तैयार किया। ये बहुत बढ़िया चीज है, आपको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, मलेरिया होता है कि मलेरिया किसके काटने से होता है, मादा एनीफ्लीज, नर एनीफ्लीज, क्यूलेक्स, उपरोक्त किसी से नहीं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पशुओं में मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है, ए हाइड्रोफोबिया, रेबीज, मियादी बुखार, युकहा। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिया, है ना। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला रोग हाइड्रोफोबिया है, रेबीज जिससे हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार चिकित्सा का उद्देश्य है, ए है पाचन तंत्र को कष्टों को देखते हुए सरल सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, बी है रुग्णावस्था में उच्च पोषक स्तर की नियंत्रण आपूर्ति करना, सी है शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। तो देखिए यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहारी चिकित्सा का उद्देश्य ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। जो उच्च प्रोटीन युक्त आहार होगा उसमें कितनी प्रोटीन होगी, तो उसको उच्च प्रोटीन युक्त आहार हम कहेंगे। ए है 50 से 100, बी है 100 से 125, फिर है 200 से 300, फिर है 300 से 350। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 हो जाएगा 100 से 125 ग्राम। ठीक है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन 100 से 125 ग्राम प्रोटीन देना चाहिए। चना, मटर, मूंग, उड़द, मसूर, ये राजमा शाकाहारी स्रोत है प्रोटीन के, जबकि मांस, मछली, अंडा, यकृत प्रोटीन के अच्छे मांसाहारी स्रोत हैं। इनमें से 40% तक प्रोटीन पाया जाता है। 16 से 18 वर्ष की आयु में वाले बच्चों को प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति को आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए, ए है 3000, फिर है 2700, फिर है 2500, फिर है 2000। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा 2700। ठीक है, ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को जो है आहार में 2700 कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी की जो है खपत होती है ना, लेकिन ज्वर की स्थिति में ऊर्जा की खपत अधिक होती है, इसके कारण 300 कैलोरी ऊर्जा देना चाहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं, ए है मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में, बी है मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में, तीन है दांत में, फिर है किसी में नहीं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में। अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन कहाँ होता है, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होता है ना। वृषण एवं अंडाशयों में युग्मकों की जो संख्या होती है उसकी क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। वृषण एवं शुक्राणुओं का निर्माण बीसी में जो है शुक्राणु जनन कहलाता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्नायु ऊतक। ठीक है, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा स्नायु ऊतक कहलाती है। मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पीछे भाग पर अवस्थित महारंध्र से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है। यही मेरुरज्जु या सुषुम्ना नाड़ी एक तरह से कह सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्थिपंजर में कौन प्रमुख भाग नहीं है। ठीक है, जो अस्थिपंजर उसका प्रमुख भाग क्या नहीं है, तो ऑप्शन ए है सिर, धड़, अंगांग, फिर है रक्त कण। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा रक्त कण, यही हमारे जो है अस्थिपंजर का भाग नहीं है। ठीक है, अस्थियों का 38% भाग ओसीन नामक प्रोटीन से, 62% भाग अकार्बनिक लवण मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट तथा मैग्नीशियम फास्फेट का बना होता है, जिसके कारण अस्थियां कठोर व ठोस होती हैं। रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, और ये रक्त कण क्या है, अस्थिपंजर का हिस्सा नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मेरुदंड कोष पसलियां तथा उरोस्थि है, तो क्या है भैया ये देखते हैं। ऑप्शन ए है खोपड़ी, फिर है धड़ और अस्थियां, फिर है हाथ पांव की अस्थियां, फिर है कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी धड़ की अस्थियां। मेरुदंड कोष पसलियां तथा उरोस्थि क्या है, तो ये हमारी जो धड़ है उसकी जो है अस्थियां कहलाती हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है कि ये जो है मेरुदंड को रीढ़ भी कहते हैं, या ऊपर गर्दन से लेकर के नीचे पुच्छ अस्थि तक फैला हुआ 33 अस्थियों का स्तंभ होता है। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी या 24 होती है। उरोस्थि लंबी एवं चपटी अस्थि वक्ष के नीचे में गर्दन के नीचे के पेट तक स्थित होती है। फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रिया के लिए तत्पर रहे, यह तत्परता क्या कहलाती है। तो देख लेते हैं कि यह तत्परता क्या कहलाती है। ए है पुट्ठे, बी है मसल टोन, सी है अल्ना टोन, फिर है कोई भी नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मसल टोन। ठीक है, पेशी संकुचन के लिए, एक मिनट, पेशी संकुचन के लिए क्या होता है, आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति एटीपी द्वारा होती है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहला रहा है, वैसी पेशियां जो नितंब का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ का फैलाव करती हैं, वे कहलाती हैं ट्राइसेप्स, वाइसेप्स, ग्लूटियल, हैमस्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्राइसेप्स। ठीक है, और इसके अलावा देख लेते हैं मनुष्य के जो है शरीर में कुल 639 पेशियां पाई जाती हैं, जिसमें सर्वाधिक पेशियां पीठ में 180 पेशियां पाई जाती हैं। पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। फिर आइए देख लेते हैं, पेशियों के बीच में स्थित जो पेशियां उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती हैं वह कहलाती हैं। ए है इंटरकोस्टल्स, बी है मध्यपट, सी है अनुप्रस्थ पेशी, फिर है कोई नहीं। तो यहाँ भी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरकोस्टल। फिर चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है। एक है 50 लाख, फिर है 50 करोड़, फिर है 5 लाख, फिर है कोई नहीं। तो यहाँ भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 50 लाख। प्रति घन मिलीमीटर रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या 50 लाख तक होती है। फिर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है, क्या होता है रक्त पट्टिकाओं का कार्य, देखते हैं। ये ए है चोट लगने पर रक्त को जमाना, फिर है चोट लगने पर दर्द होना, फिर है स्पर्श करने पर गुदगुदी होना, फिर है पसीना निकालना। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा चोट लगने पर रक्त को जमाना। जो रक्त पट्टियों का कार्य चोट लगने पर रक्त को जमाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं, अमाशय के पीछे भाग उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे कहते हैं। ए है तिल्ली, बी है अग्नाशय, फिर है यकृत, फिर है कोई नहीं। तो हमारा यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा तिल्ली। अमाशय के पीछे तथा उदर भाग के ऊपर बाएं कोने में जो बड़ी लसिका ग्रंथि के समान होता है उसे तिल्ली कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। शरीर का रक्त क्षारीय होता है ना, कितना होता है 7.4 कह सकते हैं, लेकिन अमाशय अम्लीय होता है। अमाशय से जो मिलता है वो क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक, है ना, HCl, ये हमारा अमाशय से निकलने वाला रस है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है उसे कहते हैं। ए है पाचन तंत्र, फिर है स्वतंत्र तंत्र, फिर है रक्त परिसंचरण तंत्र, फिर है कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। इसके अलावा भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होकर अमाशय में पूर्ण पाचन होता है। पाचन के दौरान ही शोषण होता है। परिसंचरण तंत्र शरीर के सभी भागों एवं पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन आदि में होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पाचन तंत्र। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 महीने से 2 वर्ष के बीच बच्चों की अस्थायी दांतों की संख्या। देखिए दांत से क्वेश्चन 2021 टीजीटी में भी बना था।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी में, दांत वाला टॉपिक। चलिए देखते हैं ऑप्शन। 6 माह से 2 वर्ष के बीच बच्चों को जो है दांतों की संख्या 20 होती। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 20। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है, जो अमाशय के ऊपरी भाग में दाईं तरफ उदर पेट के नीचे होता है, उसे क्या कहते हैं? ये क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अग्नाशय, फिर है यकृत, फिर है पित्ताशय, फिर है कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 यकृत, है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका भार कितना है? तो 1.4 किलोग्राम यानी कि 1.5 किलोग्राम। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है। ए है पेप्सिन, फिर है टाइलिन, फिर है रेनिन, फिर है लाइपेज। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 टाइलिन। एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, लार में रहता है, टाइलिन होता है। लार कितनी होती, लार की कौन सी कितनी ग्रंथियां होती? तो 3 जोड़ी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, वैसे पेयर में 3, वैसे 6 जोड़ी होती हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ कुछ और डिफिनेशन है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जवा जो है, जौ कहते हैं शर्करा माल्टोज अंकुरित अनाज जवा तथा जवा से संबंधित उत्पादनों से प्राप्त है। अंकुरित होने की प्रक्रिया में अनाज में अंकुरण के उगने पर श्वेत सार माल्टी शर्करा में परिवर्तित होते हैं। लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, टाइलिन और माल्टेज। नेक्स्ट आई देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कौन सा गलत है आइए देखते हैं। ए है नाक ग्रसनी कंठ, फिर है श्वास नली श्वसनी फेफड़े, फिर है उपरोक्त सभी, फिर है कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आई क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में होती है। 72, 18, 50, कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 18। ऐसे भी देखने को मिल सकता है आपको 16 से 18 बार। ठीक है, श्वसन क्रिया 1 मिनट में 18 बार होती, 16 से 18 बार। श्वसन श्वास के द्वारा वायु को शरीर के अंदर खींचने, रोकने, बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। यह प्रति मिनट 15 से 20, 16 से 18, इस तरह से आप जैसे ऑप्शन होगा उस अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो ऊतकों का जो है क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एस्फिक्सिया, फिर है लकवा, फिर है बेरी बेरी, फिर है इनेमिया। आप जानते हैं इनेमिया आयरन की कमी से, बेरी बेरी विटामिन बी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 एस्फिक्सिया। ठीक है, ये जो है क्या होती है? फेफड़े तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो उस स्थिति को एस्फिक्सिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 मिनट। माइक्रोवेव ओवन, कुकर, वैक्यूम क्लीनर कार सरलीकरण के हैं। ये सारे जो यंत्र हैं कार सरलीकरण के कैसे हैं? पुराने, नए, गृहिणी को पीटने का सामान, कुछ भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 नए क्रांतिकारी सामान है। ठीक है, ये सारी चीजें जिनसे धन भी और समय दोनों की बचत होती, कार्य जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो गृहिणी को बहुत आसानी रहती कार्य करने में, तो इसके बाद समय बचाकर वो धन, इस प्रकार से समय बचाकर वो धनार्जन में या किसी भी अपने कुटीर उद्योग में लगाएगी, तो इस तरह से एक तरह से आमदनी ही होगी। फिर गृह सज्जा के विभिन्न अंग कौन से हैं? फर्श पर अल्पना बनाना, दीपावली या शादी विवाह के समय झंडियां बनाना, घरों तथा कमरों की भेड़ बकरियां रखना। कौन सा अंग नहीं है पूछा गया है? रंग बिरंगे कागजों फूल पत्तियों से घर सजाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 घर तथा कमरे में भेड़ बकरियां रखना। इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला है नहीं। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सजा 1 मिनट। सजावटी नमूने में रचनात्मक नमूने के किस भाग को सुंदर बनाया जाता है? जो सजावटी नमूने होते हैं उसमें जो रचनात्मक नमूने को किस भाग में हम सुंदर बना सकते हैं एक तरह से? 1 मिनट। तो ऑप्शन देख लेते हैं, निचले भाग को, भीतरी भाग को, ऊपरी भाग को, किसी भी भाग को।
तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 ऊपरी भाग को। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। पर्दा हमेशा लगाना चाहिए मोटा तथा पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, पतला एवं आधे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, पतला एवं पूरे दरवाजे एवं खिड़कियों पर, किसी भी तरह से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोटा पूरे दरवाजे पर। ठीक है, ये पर्दा लगाया जाना चाहिए। नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय व्यवस्थापन की योजना के सफल होने से डैश डैश डैश। तो क्या होगा, जब गृह व्यवस्था की जो है योजना के सफल हो जाती है तो क्या प्राप्त होता है, संतोषजनक परिस्थिति लक्ष्य की प्राप्ति, परिवार के सदस्यों की मानसिक रूप से संतुष्टि, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य और मानसिक संतुष्टि दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य और मानसिक संतुष्टि दोनों प्राप्त होती है। दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, इससे आपसी सहयोग भी बना रहता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थ को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है, ऐसा कौन सा उपकरण है। तो देख लेते हैं, रेफ्रिजरेटर है, कुकर से, स्टोव है, कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 रेफ्रिजरेटर, है ना। रेफ्रिजरेटर में ही हम वायुमंडल के ताप से कम ताप पर रखकर खराब होने से बचाते हैं। इसमें 35 से 40 फारेनहाइट पर हम चीजों को रखकर खराब होने से बचाते हैं। निर्जलीकरण के द्वारा भी कुछ खाद्य पदार्थों को सुरक्षित करते हैं, प्रिजर्वेटिव करके हम फ्रीज में रख देते हैं जिससे वो सुरक्षित हो जाते हैं। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपने परिवार समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। ए कुपोषण व्यक्ति, सुपोषित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, उनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 स्वस्थ व्यक्ति। यही जो है अपने समाज परिवार और सबकी जो है राष्ट्र हित के लिए अपनी क्षमताओं का प्रयोग करेगा। जब वो स्वस्थ ही नहीं होगा तो अपना वो क्या कर पाएगा अच्छे से। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु कौन से कार्य करती हैं। ठीक है, कार्यरत हैं। ए है भारतीय रेड क्रॉस समाज एवं भारत सेवक समाज, फिर है कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंदू कुष्ठ निवारण संघ, फिर है में भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज, 4 है इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सारी चीजें क्या है, स्वयंसेवी संस्थाएं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान के लिए कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। ऑप्शन हो जाएगा आसपास की वायु, जल, स्थल, इनमें से सभी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। ये क्या है, अजैविक घटक हैं। कौन कौन सा पर्यावरण के अजैविक घटक हैं, तो कौन कौन से अजैविक, जल, आसपास के वायु और स्थल, ये क्या है, पर्यावरण के अजैविक घटक हैं, एक तरह से कह सकते हैं। देख लेते हैं, पर्यावरण के अजैविक घटक जल, स्थल तथा आसपास की वायु है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक अजैविक तथा जैविक एक जो जैविक होते हैं भू भौतिक जीव रासायनिक चक्र में एक दूसरे के काम आते हैं, जैसे जल चक्र में भूमि, वायु तथा सूर्य से प्राप्त प्रकाश का योगदान रहता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था को स्वपोषियों के विकास के कारण हुआ है। देख लेते हैं, ए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस वातावरण में मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास का कारण उत्पन्न होती है ना। ऑक्सीजन के बगैर इस पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन 78, है ना, के बाद 21% का ऑक्सीजन पाया जाता है। जल चक्र के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। भारत की वायु में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। ए पैराबैंगनी किरणें, उक्त किरणें, उष्मा, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पैराबैंगनी किरणें। ये क्या करती हैं, ओजोन समताप मंडल में पाई जाने वाली गैस की परत है जो सूर्य से निकलने वाली पैराबैंगनी किरणों को सोख लेती हैं।
जिससे ये क्या करती हैं, हमारी जो हानिकारक प्रभाव से हमें बचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति 2 अरब वर्ष पूर्व, 3 अरब वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व, फिर है 5 अरब वर्ष पूर्व। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 4 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, पृथ्वी का इतिहास अभिहित किया जाता है 4 अरब वर्ष पूर्व। जीवी महाकल्प के अक्रियोजक महाकल्प में अर्थात आज के 3.8 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लास्टिक किस प्रकार का अपशिष्ट है? जैव निम्नकरणीय, जैव या निम्नकरणीय, या वायु प्रदूषक, या जल प्रदूषक? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जैव या निम्नकरणीय, है ना। प्लास्टिक जैव निम्नकरणीय प्रकार का अपशिष्ट है। ठीक है, प्लास्टिक क्या है, ये जैव पर निम्नकरणीय प्रकार का एक अपशिष्ट है। यह जैविक प्लास्टिक का एक रूप है। ठीक है, जैव प्लास्टिक का उपयोग आज हर जगह हो रहा है, जैसे पैकेजिंग, केटरिंग, निर्वर्त, है ना, जो डिस्पोजल होते हैं आदि के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, वैसे विष जो बिना अंगों को जलाए विषाक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं, जैसे तूतिया, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आइए ये भी देख लेते हैं कि वो क्या कहलाते हैं। आपेक्षिक विष, फिर है उदाक विष, फिर है उत्तेजक विष, फिर है प्रलापक विष। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा, उदायक विष। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। एक मिनट, कार्बोलिक अम्ल का पान करने पर रोगी को निम्नलिखित से क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? वमन नहीं कराना चाहिए था, चूने का पानी, अंडे की सफेदी पिलाना चाहिए, वमन कराकर उसे चूने का पानी पिलाना चाहिए, केवल घी पिलाना चाहिए, कुछ भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, वमन नहीं कराना चाहिए तथा चूने का पानी, अंडे की सफेदी पिलानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये देख लेते हैं। रेडियस तथा अल्ना अस्थियां भंग होने पर उसे स्थिर होने के लिए प्रयोग करना चाहिए। देखिए कौन कहता है ह्यूमन फिजियोलॉजी? अभी देखिए कमेंट में आप लोग जहां जहां पढ़ते हैं सुनते हैं, मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी जरूरी, मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी जरूरी। देखिए अभी 58 प्रश्न ही हुए हैं, कम से कम ह्यूमन फिजियोलॉजी के देखिए एक दांत का क्वेश्चन हो गया, एक पसलियों का, हड्डियों का, है ना, और उसमें लवण जो पाए जाते हैं, इन सबके कम से कम 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे, 4-5 प्रश्न ह्यूमन फिजियोलॉजी से। और बच्चे कहेंगे कि मैम ह्यूमन फिजियोलॉजी जरूरी है क्या पढ़ना ह्यूमन फिजियोलॉजी? तो ऐसा नहीं है, सब कुछ पढ़ना है भाई। सिलेबस में आपके है तो प्रश्न कोई एक यहाँ पर लिखा तो है नहीं भाई, कहीं अगर ये भी लिख दिया जाए कि 50-20 प्रश्न हो मैनेजमेंट से होंगे, 20 टेक्सटाइल से होंगे, 20 एक्सटेंशन से होंगे, ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं। वो तो भाई आयोग के ऊपर निर्भर है कि वो कैसे प्रश्न बना दे। भाई आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी से उठा के 10 प्रश्न डाल दे तो उसके लिए क्या कह सकते हैं? आप कहाँ दरवाजा खटखटाने जाएंगे, कहाँ रोएंगे पीटेंगे कि नहीं भाई हमारा इतना क्यों आ गया, हम तो टीजीटी कर रहे थे। भाई जो जितना आपके पास टॉपिक सिलेबस में है उसमें कंकाल तंत्र है, अब कितने प्रश्न डालेगा वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता। तो हम कैसे कह सकते कि क्या चीज इंपॉर्टेंट? हाँ, एक एवरेज रहता है, फिर भी कुछ अनदेखा हम नहीं कर सकते ना, इसीलिए हमें हर चीज पढ़नी पड़ती है। तो देखिए ये देख लेते हैं, ऑप्शन ए है खपच्चियों का, फिर है रस्सियों का, फिर है तेलों का, फिर है गर्म जल का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए खपच्चियों का। ठीक है, रेडियस था अल्नास्थ या भंग होने पर हम क्या करते हैं? खपच्चियों का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? रस्सी, धोती, टाई आदि से क्या है बांध देते हैं, जिससे कि अंग सीधा रहकर उसको उपचार कर सके। फिर आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, मानसिक विकास होता है नियमित एवं क्रमबद्ध, अनियमित एवं क्रमबद्ध, अनियमित तथा अव्यवस्थित, फिर किसी भी तरह से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। ठीक है, क्या होता है? मानसिक विकास नियमित होता है और क्रमबद्ध तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस काल में बालक अधिकांशतः बातों पर घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है?
ए शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर बुढ़ापा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शैशवावस्था। इसमें बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में स्थायी दांत कब से निकलने लगते? देखिए दांत से अभी कितनी जल्दी जल्दी प्रश्न है। अभी एक और था ऊपर, अस्थायी दांतों की संख्या ऐसे करके, अभी देखिए दांत का एक प्रश्न और आ गया। एक है 2 से 4 वर्ष, फिर है 4 वर्ष की उम्र से, फिर है 3 से 4 वर्ष, फिर है 4 से 8 वर्ष। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि बच्चों के स्थायी दांत कब से निकलना शुरू होते हैं। नहीं तो फिर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। और आगे के हम कितने कर लिए हैं, 60 तक के कर लिए हैं। 61 का हमने क्वेश्चन कर दिया, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। उसके बाद आगे से हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि अब मेरा गला सूख रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, वरना चाहते तो पूरा इसको निपटा देते हैं कि, लेकिन मुझसे अब नहीं होगा, इतनी मेरी बिल्कुल कैपेसिटी खत्म हो गई जब से बीमार हुए हैं। तो आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरह से बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ठीक है, लेकिन बस देखिए इतना है कि बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे हम हल कर लेंगे और एनालाइज करेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो हमारी न्यूट्रिशन साइंस की क्लास नंबर 2। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आराम से पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए और मोटिवेट होते रहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।